मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् जीवम जीवमदपं जिडवरसहेन जेन नित्यं देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जब संग्रह ग्रंथ की 21वीं नंबर की गाथा की चर्चा की चलती है। काल द्रव्य का क्या स्वरूप है, उसके भी दो भेद करके निश्चय काल और व्यवहार काल के माध्यम से पूरी चर्चा हम देख रहे हैं। गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं। गाथा क्रमांक 21, प्रश्न क्रमांक 69। दब्ब परिवर्त रूपो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य परमठो निश्चय काल और व्यवहार काल को परिभाषित करते हुए कि द्रव्य परिवर्तन रूपों की द्रव्य के परिवर्तन रूप जो स्थिति है वह व्यवहार काल है। परिणाम आदि के माध्यम से वो पहचानी जाती, वह उसका लक्षण है। और बट्टर माने वर्तना लक्षण जो है वह निश्चय काल का लक्षण है। टीका की थोड़ी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। एक बार गाथार्थ और टीका का पहला पैराग्राफ पढ़ते हुए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है अर्थात द्रव्य परिवर्तन के स्थिति रूप है और परिणाम आदि से लक्षित होता है वह व्यवहार काल, वर्तना लक्षण युक्त काल निश्चय काल। टीका जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है अर्थात द्रव्य की पर्याय के साथ संबंध वाली कालावधि रूप है वह काल व्यवहार रूप है। और वह कैसा है? परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व से लक्षित होता है, ज्ञात होता है, अतः वह परिणाम आदि से लक्षित है। इतनी चर्चा कल हमने कर ली थी। इसके आगे की चर्चा पर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 70। अब निश्चय काल का कथन किया जाता है जो वर्तना लक्षण वाला है वह परमार्थ काल है। निश्चय काल का क्या स्वरूप है? कि वर्तना लक्षण माने व्यवहार काल में तो परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व इन सबको ली, लेकिन निश्चय काल में मात्र वर्तना, जो परिणमन है, वर्तना है, वही निश्चय काल का स्वरूप है। देखिए उसे स्पष्ट किया जाता है। अब व्यवहार काल और निश्चय काल दोनों को विस्तार से स्पष्ट किया जा रहा है। जीव और उद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय, उसकी समय, घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। व्यवहार काल की परिभाषा, जीव और उद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय
नवीन पर्याय माने नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, और जो पूर्व पर्याय है उसका व्यय हुआ, वो नष्ट पर्याय। नवीन पर्याय और नष्ट पर्याय, तो नवीन और नष्ट पर्याय उसकी समय, घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। अब यहाँ पे ध्यान दें, द्रव्यों की पर्याय को व्यवहार काल नहीं कहा, या द्रव्य की पर्याय का नाम व्यवहार काल नहीं है, द्रव्य की पर्याय की जो स्थिति है उसका नाम व्यवहार काल है। क्या अंतर हुआ दोनों में? जितने समय रहा, स्थिति माने कि वो कार्य कितने समय तक रहा है, वह स्थिति माने वो पर्यायों का प्रवाह क्रम कितने समय तक रहा है, वो स्थिति। अब जैसे सूक्ष्मता से देखा जाए तो पर्याय की स्थिति कितने समय की है? एक समय की है। वास्तविक स्थिति तो वही है, लेकिन जब हम पर्यायों के समूह को देखते हैं तो फिर उससे अधिक भी स्थिति हमें ख्याल में आती है। जैसे सिद्ध भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, नित्य। सिद्ध भगवान कैसे है? नित्य है। अभी नित्य कहना ये व्यवहार काल का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान की पर्याय तो हर समय बदल रही है। इस अपेक्षा तो देखा जाए तो वो अनित्य है। माने सिद्ध दशा तो अपने आप में एक दशा का नाम है, तो सिद्ध दशा तो अनित्य ही, लेकिन फिर भी उसे नित्य कहा जा रहा है। माने वो पर्यायों के प्रवाह क्रम को हमने लक्ष्य किया कि भले वो पर्याय हर समय नष्ट होने वाली है, लेकिन अब एक जैसी पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है वो कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलने वाला है। इसलिए वो सिद्ध दशा को क्या कहा? नित्य कहा। यहाँ पे अब वो व्यवहार काल क्या है? सिद्ध भगवान की जो पर्याय हो रही है वो व्यवहार काल नहीं, उन पर्यायों की जो स्थिति है वो व्यवहार काल है। माने वो पर्याय कितने समय तक रहेगी इसका नाम व्यवहार काल है। बात करना है। जैसे स्वाध्याय कितनी देर तक चलेगा? 1 घंटे चलेगा, 45 मिनट चलेगा। तो ये जो 1 घंटा चलना, 45 मिनट चलना, ये व्यवहार काल है। बात करना है। अब इस 45 मिनट के अंतर्गत मेरी अनेकों प्रकार की पर्याय होंगी, आपकी अनेकों प्रकार की पर्याय होंगी। उन पर्यायों का नाम व्यवहार काल नहीं था, उन पर्यायों की जो स्थिति है उसे व्यवहार काल कहा है। बात करना है। जगत में हम जितनी भी कार्य करते हैं उन सबको हम समय से ही तो नापते हैं। आप घर से भी निकलते हैं तो ये अनुमान लगा के आप निकलते हैं ना कि मुझे कितनी देर लगेगी मंदिर पहुंचने में, उस हिसाब से आप अपने सारे कार्य करते हैं। अरे रात को अलार्म लगा के भी सोते हैं तो ये अनुमान आपको ख्याल में है कि मंदिर पहुंचने में कितना समय लगेगा, कि भाई मंदिर पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। उस हिसाब से आप सुबह की सारी प्रक्रियाएं करते हैं। तो माने वो किसी भी कार्य की होने में जो स्थिति है वह व्यवहार काल। ठीक। जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप। अब यहाँ पे मान लो जीव और पुद्गल को ही क्यों लिया? क्योंकि जो भी क्रिया परिणाम आदि है वह सिर्फ जीव और पुद्गल में ही होते हैं। माने क्रियावान यदि कोई द्रव्य है तो जीव और पुद्गल है, बाकी धर्म अधर्म आकाश और काल तो निष्क्रिय द्रव्य है। माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर नहीं जाते हैं, कोई अलग से क्रिया ऐसी उनमें दिखाई नहीं देती, इसलिए उन्हें निष्क्रिय द्रव्य कहा। और जीव और पुद्गल यही मात्र दो क्रियावान है। जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय उसकी समय घड़ी। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए कि सबसे सूक्ष्म जो स्थिति है वो क्या है? समय। माने पर्याय कितने समय की? एक समय की होती है, सबसे सूक्ष्म टाइम। और घड़ी माने और एग्जाम्पल घड़ी है, घंटा है, मिनट, सेकंड, दिन, महीने, मतलब ये सब उसमें सम्मिलित है। समय, घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है
वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। वही संस्कृत प्राकृत में भी कहा है, स्थिति काल संज्ञा कहा, स्थिति को काल संज्ञा है। उस पर्याय से संबंधित जो समय घड़ी आदि रूप स्थिति है वह स्थिति व्यवहार काल है। पुद्गल आदि के परिवर्तन रूप पर्याय व्यवहार काल नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। तो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे कह भी दिया कि पुद्गल आदि के परिवर्तन रूप जो पर्याय है वह व्यवहार काल नहीं, उन पर्यायों की जो स्थिति है वह व्यवहार काल है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 70, पर्याय संबंधी स्थिति को व्यवहार काल ऐसा नाम मिलता है, इसलिए जीव और पुद्गल के परिणाम से अर्थात पर्याय से तथा एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप अथवा गाय दोहना, रसोई करना आदि परस्पंद रूप क्रिया से उसी प्रकार दूर अथवा समीप चलने रूप कालकृत परत्व और अपरत्व से वह लक्षित होता है, ज्ञात होता है, अतः वह व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व लक्षण युक्त कहलाता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिए माने व्यवहार काल के वो जो चार भागों में विभाजित किया है, कौन कौन से, परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व। माने जो भेद यहाँ पे व्यवहार काल के कहे गए हैं ये वही भेद है जो तत्पाठ सूत्र में काल द्रव्य के संदर्भ में आते हैं। देखिए, पर्याय संबंधी स्थिति को व्यवहार काल ऐसा नाम मिलता है, इसलिए जीव और पुद्गल के परिणाम से पर्याय से तथा एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप माने परिणाम को लिया। सबसे पहला जो भेद परिणाम माने कि जीव और पुद्गल के परिणाम जो पर्याय होती है वह अनेकों प्रकार की होती है, और उन अनेकों प्रकार की पर्यायों में की जो स्थिति है उसे परिणाम का माने क्या, जैसे किसी भी गुण की अपन पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय, तो अब वो ज्ञान गुण की पर्याय हर समय परिणमित हो रही है, तो ज्ञान गुण की पर्याय कितने समय की, सूक्ष्मता से देखा जाए तो वो एक समय का परिणाम है, और लेकिन उसका विस्तार करके देखा जाए तो ज्ञान की पर्याय वैसा में ख्याल में आती है। जैसे कल हमने उदाहरण देखा कि गाथा को याद करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा, तो हमने ज्ञान की पर्याय को कितने कालावधि तक देखा कि 2 मिनट तक। अथवा छोटे में होता है ना, बच्चों को टाइम दिया जाता है कि ये पाठ आपको 5 मिनट में याद हो जाना चाहिए, 15 मिनट में याद हो जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको प्रश्न उत्तर में याद करने को दिया है, टाइम ना दे तो मस्ती करते हैं, उन्हें एक टाइम फ्रेम अपन ने दे दिया, 15 मिनट के अंदर ये आपको पूरा पाठ याद हो जाना चाहिए। माने वो ज्ञान गुण की पर्याय को हमने कितने समय में बांध दी, 15 मिनट में हमने उस कालावधि की नजर से वो ज्ञान गुण की पर्याय को हम देख रहे हैं। अथवा कषायों का क्रोध है कि ऋजु सूक्ष्मता से देखा जाए क्रोध तो एक समय का है, लेकिन वो कितनी देर तक क्रोध रहा, 15 मिनट रहा, 20 मिनट रहा, आधा घंटे रहा, वो क्रोध की समय अवधि माने वो जीव द्रव्य का जो परिणाम है कितने समय तक रहा। ऐसे ही आपने घर बनाया तो वही घर की अवधि कितने समय तक की है, कितने सालों तक टिका रह सकता है। अथवा इसको अपन ऐसा देखें, जैसे पुरातत्व विभाग और उसको कोई चीज मिले तो उसकी अवधि निकालते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी हो सकती है। जैसे कभी प्रतिमा ऐसी निकलती तो यह अनुमान लगाया जाता है कि ये प्रतिमा कितने वर्ष पुरानी होगी, बात ख्याल में आती है। माने वो किसी जैसे पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, वो पुद्गल द्रव्य की स्थिति कितनी लंबी है, वो व्यवहार का बात ख्याल में आती। परिणाम कि जीव और पुद्गल के परिणाम से पर्याय से तथा प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप ये क्रिया,
एक प्रदेश से माने एक जगह से दूसरी जगह पर चलने रूप जो क्रिया है कि उसमें भी काल द्रव्य सहायक माने वो क्रिया कहलाती है। एक जगह से दूसरे चलने में सहायक तो धर्म द्रव्य है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह के चलने रूप में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन में काल द्रव्य सहायक है। बात ख्याल करो, माने क्या कार्य एक हो रहा है लेकिन उस कार्य के होने में अनेकों निमित्त होते हैं। जैसे रोटी बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। अब आपने वो रोटी को बेला, पटे पे आपने वो रोटी को बेला, तो बेलने के समय में कौन कौन से द्रव्य निमित्त है? देखो आकाश द्रव्य तो निमित्त है ही, और रहने का स्थान दे रहा है, ठीक है। धर्म द्रव्य, जब आप बेलन को आगे पीछे कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जो हाथ जा रहा है, बेलन जा रहा है, तो इसमें कौन सा द्रव्य निमित्त है? धर्म द्रव्य निमित्त। और वो रोटी है, रोटी का भी आकार बड़ा हो रहा है, माने रोटी में जो उद्गत परमाणु है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे गमन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। अब आपने वो बेलना बंद कर दिया तो आपके हाथ रुक गए, बेलन रुक गया, वो रोटी भी रुक गई है, अधर्म द्रव्य निमित्त। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वो जो परिणमन हो रहा है हर समय, माने रोटी का भी आकार जो बदल रहा है, अपने हाथ भी आगे पीछे हो रहे हैं, ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन में काल द्रव्य निमित्त है, ठीक है। ऐसे ही हमको रोटी को उठा के तवे पे रखा, अब इसमें भी वही सब, वो जो रोटी है वो एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर गई, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त हुआ, अब जाकर के रुक गई है तवे पे, अधर्म द्रव्य निमित्त है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो हर समय परिवर्तन हो रहा है वो काल द्रव्य का परिवर्तन। बात ख्याल में आ रही? तो ये क्रिया माने क्रिया में भी, क्रिया माने यहाँ पे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे गमन होना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशांतर होना, उसका नाम क्रिया है। तो क्रिया में भी काल द्रव्य निमित्त होता है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप, ठीक है, अथवा गाय दोहना, अब ये अनेकों प्रकार के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। गाय दोहने की जो क्रिया है, ठीक है, रसोई करना, रसोई करने की क्रिया है, आदि परिस्पंद रूप क्रिया से उसी प्रकार दूर अथवा समीप चलने रूप कालकृत परत्व और अपरत्व से वह लक्षित होता है, ज्ञात होता है, अतः वह व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व लक्षण युक्त कहलाता है। तो ये अनेकों प्रकार के यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, परिणाम के, क्रिया के, परत्व और अपरत्व के। परत्व और अपरत्व का विशेष वो ख्याल में नहीं आया है, अभी थोड़ा खोजने का भी कोशिश की थी कि परत्व और अपरत्व से क्या समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी उदाहरण दिया कि परत्व अपरत्व दो प्रकार से होता है, क्षेत्र और काल की अपेक्षा से। अब यहाँ पे काल कृत परत्व और अपरत्व बना, तो ये इस प्रकार से हो सकता है कि कंपैरिजन रूप हो, माने जैसे क्षेत्र में अपन कंपैरिजन करते हैं कि दूर है अथवा समीप है ना। अब समीप वस्तु में भी कंपैरिजन किया जा सकता है कि कोई और अधिक वस्तु हो तो उसकी अपेक्षा से वो समीप वाली वस्तु भी दूर हो जाती है। जैसे वो उदाहरण दिया जाता है, एक अपन ने बोर्ड पे रेखा खींची, अभी बड़ी है या छोटी है, ये साहब इस रेखा को बड़ी करना है, क्या किया जाए? छोटी खींच दो। यदि एक छोटी रेखा खींच दी तो अपने आप ऊपर की रेखा बड़ी हो गई। तो ये जो कंपैरिजन हुआ, ऐसे ही काल के समय, काल के संदर्भ में कंपैरिजन करना कि ये नजदीक है ये दूर है, माने क्या, जैसे कोई व्यक्ति है वो आपके पड़ोस में रहता है,
और कोई एक व्यक्ति है वो जो दूसरे मोहल्ले में रहता है, तो आपके अधिक नजदीक कौन है? कौन ज्यादा नजदीक है? पड़ोसी अधिक नजदीक है। क्यों? लोग पास में रहते हैं। ये तो क्षेत्र की अपेक्षा बात हो गई। और काल की अपेक्षा देखा जाए तो भाई आपके घर आने में किसको कम समय लगेगा? पड़ोसी को कम समय लगेगा, और जो दूसरे मोहल्ले में रह रहा है, 1 किलोमीटर दूर रह रहा है, उसको अधिक समय लगेगा। ये कालकृत दूरी माने काल अपेक्षा दूरी या नजदीक पना, बात ख्याल में आ रही। ऐसे बहुत से प्रयोग अपन अपने जीवन में करते, तो उस संदर्भ में परत्व और अपरत्व पना वो थोड़ा सा ख्याल में आता है। देखिए, तो परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व। परिणाम माने प्रत्येक द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है वह परिणाम, माने प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन है वह उसका परिणाम है। जैसे जीव द्रव्य के अनंत गुणों में निरंतर परिणमन चल रहा है, तो वे उसके परिणाम। उद्गत द्रव्य है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण, इनमें प्रत्येक समय उनका परिणमन चल रहा है, तो ये परिणाम। ठीक है। क्रिया माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर होने की प्रक्रिया, उसे क्रिया कहा गया है। अब क्रिया के उदाहरण के रूप में बहुत से उदाहरण दिए, जैसे गाय का दूहना, उसमें भी हाथ पैरों की हाथ की क्रिया होगी, बाल्टी आप ले जाएंगे, वो सारी क्रिया होगी या नहीं होगी? रसोई बनाना अथवा व्यापार आदि करना, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने की जो भी क्रिया है वो सब क्रिया के अंतर्गत। और परत्व अपरत्व माने कि कालकृत दूरी अथवा समीपना होना, वह परत्व और अपरत्व कहलाता है। तो कालकृत परत्व और अपरत्व से वह लक्षित होता है, ज्ञात होता है, अतः व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व लक्षण युक्त कहलाता है। माने ये सब व्यवहार काल के लक्षण हैं। माने कोई भी परिणाम हमें होता हुआ दिखाई देगा तो उसमें स्थिति देखना कि वह परिणाम कितनी देर के लिए रहा। जैसे क्रोध का परिणाम, मान का परिणाम, मायाचारी का परिणाम, लोभ का परिणाम, ये कितने समय तक रहा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अथवा सम्यक दर्शन, ये कितने समय तक रहा? जैसे एक सम्यक दर्शन की अपन को देखते हैं, जैसे औपचारिक सम्यक दर्शन है, उसकी स्थिति कितनी है? छायोसमिक सम्यक दर्शन है, उसकी स्थिति कितनी है? छायिक सम्यक्त्व है, उसकी स्थिति कितनी है? या वो तो अनंत काल तक रहने वाला। माने किसी भी पर्याय की स्थिति देखना, सूक्ष्मता से देखा जाएगा, ऋषि सूत्र से देखा जाएगा, तो प्रत्येक पर्याय की एक समय की स्थिति है। लेकिन जब उन पर्यायों के समूह को हम देखते हैं तो उनमें अनेक प्रकार से भेद किए जा सकते हैं। अंतर मुहूर्त हम भेद करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, हफ्ता, दिन, महीना, ये सब उन पर्यायों की स्थिति कब तक रहने वाली है, बात ख्याल में आ रही है, उसका नाम व्यवहार काल। तो परिणाम क्रिया, कोई भी क्रिया करने में आपको कितना समय लगेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोग्राम होना हो, शिविर होना हो, विधान होना हो, तो पूरी व्यवस्था जमाने में कितना समय लगेगा? कुर्सी जमानी है, चेयर जमानी है, चटाई बिछानी है, तो अब ये सब करने में आपको कितना समय लगेगा? 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। तो ये जो क्रिया है, वो क्रिया को हमने एक स्थिति में बांधा, माने स्थिति के एंगल से देखा कि इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा अथवा कार्य को करने में कितना समय लगा। माने भविष्य का यदि हम अनुमान लगाएंगे तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर काम करने में हमें कितना समय लगेगा। और पूरी जो हमारी योजनाएं बनती हैं वो इसी आधार से तो बनती है। जब शिविर लगते हैं तो पूरी हम रूपरेखा बनाते पूरे दिन की, वही सुबह से 6 बजे से 7 बजे से वो विधान प्रारंभ होगा, पूजन प्रक्षाल आदि सब होंगे, तो विधान होने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, फिर उसमें स्वाध्याय भी होगा, 45 मिनट उसको भी देने हैं। माने वो पूरी प्रक्रिया ऊपर से लेकर के नीचे तक हम बनाते हैं या नहीं बनाते। तो योजना बनाना माने वो पर्टिकुलर क्रिया को करने में कितना समय लगेगा, तो ये तो भविष्य का अनुमान हो। अथवा कोई वर्तमान में क्रिया हो रही है अथवा हो गई और उसको फिर नापना कि भाई ये क्रिया कितने समय में हुई।
ये सारे कार्य व्यवहार काल के माध्यम से ही होते हैं। जैसे रेस लगती है, कि कौन फर्स्ट आया और कौन सेकंड आया, उसका निर्णय कैसे होगा? कितने कम समय में। व्यवहार काल के माध्यम से ही होगा ना। एक व्यक्ति उसने 1 मिनट में रेस पूरी की और दूसरा व्यक्ति है उसने 1.25 मिनट में की, यार मान लीजिए कम समय में की, तो 59 सेकंड में रेस पूरी की। विजेता कौन है? माने ये सब व्यवहार काल का ही प्रयोग है। माने पूरा जीवन ही अपन वो व्यवहार काल का प्रयोग करते। क्रिया परत और अपरत माने इनके माध्यम से वो व्यवहार काल लक्षित होता है, इसलिए ये व्यवहार काल के लक्षण है। कौन कौन से? परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। ठीक है, तो ये व्यवहार काल की चर्चा। व्यवहार काल में मोटा मोटा इतना ख्याल रखना है कि द्रव्य की पर्याय का नाम काल नहीं, व्यवहार काल नहीं, वो पर्याय कितने समय तक रहती है उसका नाम व्यवहार काल। सूक्ष्मता से देखेंगे तो प्रत्येक पर्याय एक समय की ही रहती है, लेकिन जब पर्यायों के समूह की अपेक्षा देखेंगे तो उसमें और अनेक प्रकार से भेद पड़ते हैं। ठीक है, अब द्रव्य रूप निश्चय काल का कथन कहते हैं। ये व्यवहार काल की चर्चा हुई। अब निश्चय काल का स्वरूप। व्यवहार काल को व्यवहार काल क्यों कहा? क्योंकि घड़ी घंटों व्यवहार काल को व्यवहार काल क्यों कहा? जीव पदगल की नवीन पर्याय है। तो सीधी सी परिभाषा कि जो वास्तव में काल तो नहीं है, लेकिन किसी अपेक्षा से उसे काल कहा गया है, इसलिए वह व्यवहार काल। बात ख्याल माने कोई भी द्रव्य में कोई भी क्रिया होने के, कोई भी परिणाम हो रहा है, वो द्रव्य की अपनी योग्यता है, वो द्रव्य में स्वयं में हो रहा है, लेकिन उसको हमने समय के एंगल से देखा, माने समय का आरोप करके उस पर कथन किया। तो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन कितने समय तक रहा? कि अंतर्मुहूर्त तक रहा। तो अंतर्मुहूर्त पने के कारण वो सम्यक दर्शन रहा, या सम्यक दर्शन तो अपनी योग्यता से रहा, लेकिन जितने समय तक रहा तो उसका आरोप अपने काल पे किया। ये सम्यक दर्शन कितने समय का? कि अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त चला गया, इसलिए सम्यक दर्शन चला गया। बात ख्याल में आ रही है? जैसे रोटी बनी, कितना समय लगेगा रोटी बनने में? 1 मिनट लगेगा। तो 1 मिनट के कारण रोटी बनी, या रोटी तो अपनी योग्यता से बनी, तो उस समय हमने वो मिनट पे आरोप दिया कि रोटी बनने में कितना समय लगता है? 1 मिनट लगता है। बात ख्याल में आ रही है? माने प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन है, प्रत्येक द्रव्य में जो क्रिया है, वो तो स्वयं से ही होती। माने काल द्रव्य जबरदस्ती पकड़ के कराता, वो ऐसा नहीं, लेकिन आरोपित कथन किया जा रहा है, निमित्त के ऊपर कथन किया जा रहा है, इसलिए वह व्यवहार काल ऐसा कहा जाता है। अथवा उसमें हमने भेद करके कथन कर रहे हैं, इसलिए वह व्यवहार। ठीक है, अब निश्चय काल कि जो वास्तव में काल है उसे काल कहना है, निश्चय काल। सीधी सी परिभाषा देखिए। अब द्रव्य रूप निश्चय काल का कथन करते हैं। अपने उपादान रूप से स्वयमेव परिणमित पदार्थों को, देखिए निश्चय काल की परिभाषा, और वहां पे सबसे पहले क्या कहा कि अपने उपादान रूप से स्वयमेव परिणमित पदार्थों को। ठीक है, कुम्हार की चाक की फिरने में नीचे की कीले की सहकारी पने की भांति शीत काल में अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अध्ययन में अग्नि के सहकारी पने की भांति पदार्थ परिणति में जो सहकारी बना है उसे वर्तना कहते हैं। यह वर्तना जिसका लक्षण है वह वर्तना लक्षण वाला कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल। देखिए काल द्रव्य निश्चय काल किसे? वर्तना लक्षण। किसमें वर्तना? कि द्रव्यों में परिवर्तन होना, उनमें वर्तना होना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो वर्तना है वह वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता है। शब्द का ना अपने उपादान रूप से स्वयं परिणमित पदार्थों को,
जैसे आप याद करें, धर्म द्रव्य की परिभाषा में स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक धर्म द्रव्य, स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में सहायक अधर्म द्रव्य। ऐसे ही काल द्रव्य के संबंध में कि स्वयं परिणमन करते हुए जीव और पुद्गल को परिणमन करने में सहायक, और मात्र जीव और पुद्गल ही नहीं, बाकी के जो पांचों द्रव्य माने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, उनमें भी हर समय परिणमन हो रहा है। तो उन सभी द्रव्यों के परिणमन करने की योग्यता किसमें है? काल द्रव्य स्वयं में योग्यता है, माने प्रत्येक द्रव्य में योग्यता है परिणमन करने की, अपने उपादान रूप से स्वयं परिणमित पदार्थों को। स्वयं परिणमन का उदाहरण यहाँ पे दिया, जैसे कुम्हार का चाक है, तो उसको घूमने में सहायक कौन है? कि घूमने की योग्यता तो स्वयं की है, लेकिन जैसे वो कीली है, वो बीच में फंसी हुई है, उसके आधार से वो पूरा चाक घूम रहा है, तो चाक को घुमाने वाला कौन है? कि कीली घुमाने वाली है। कीली ने क्या किया? कीली तो अपने आप में निष्क्रिय है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन उस कीली के बिना उस चाक का घूमना भी संभव नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए तो कीली ने चाक को नहीं घुमाया है, लेकिन उस कीली के बिना भी चाक नहीं घूम सकता। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे शीतकाल में अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अध्ययन में अग्नि के सहकारी बने की भांति। क्या उदाहरण दिया? जैसे शीतकाल का समय हो, ठंड का समय हो, और विद्यार्थी को अध्ययन करना हो, तो एक सिंपल सा प्रश्न, अध्ययन करने के लिए क्या चीज आवश्यक है? उष्णता। अग्नि आवश्यक है अध्ययन करने के लिए? नहीं, वो तो सही कहा। क्या आवश्यक है अध्ययन करने के लिए? स्वयं की योग्यता हो। अरे कोई मैंने मुश्किल प्रश्न पूछा है क्या? अध्ययन करने के लिए क्या आवश्यक है? उसकी योग्यता। किताब चाहिए ना, किताब के बिना अध्ययन कर सकते हैं? अरे एक विद्यार्थी है, उसे अध्ययन करना है, एक विद्यार्थी है, कल उसका मैथ्स का एग्जाम है, तो उसको अभी किस चीज की आवश्यकता है? वो गणित की किताब उसके सामने होगी तब तो वो अध्ययन कर पाएगा। माने अध्ययन करने के लिए जो मुख्य सामग्री है वो तो उसकी किताब है और उसका स्वयं का उपयोग है, उसका स्वयं का ज्ञान है। मुख्य तो ये दो चीजें चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसके अध्ययन में सहकारी बना किसे कहा जा रहा है? अग्नि को। कि वो अग्नि उस विद्यार्थी के अध्ययन करने में सहकारी है। क्योंकि उन्होंने पूरी परिस्थिति बताई कि भाई शीतकाल का समय है, ठंड का समय है, तो शीतकाल में अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अध्ययन में अग्नि के सहकारी बने की भांति। अभी बिल्कुल भाषा भी कितने ध्यान से उन्होंने शब्दों का चयन किया है। अध्ययन करता हुए विद्यार्थी को अध्ययन करने में सहायक अग्नि है। माने दो विद्यार्थी बैठे हो, माने दो भाई बैठे हो और दोनों का एग्जाम है, एक विद्यार्थी तो माने एक भाई तो पढ़ रहा है और एक भाई शैतानी कर रहा है, तो वो अग्नि किसमें निमित्त है? माने अग्नि जबरदस्ती कि माने वो अग्नि जबरदस्ती वो विद्यार्थी को पढ़ा रही हो, ऐसा नहीं कि यदि अग्नि जबरदस्ती पढ़ा सकती हो तो बगल में वो शैतानी कर रहा है उसको भी क्यों नहीं पढ़ाती? अरे भाषा का चयन भी कितनी सावधानी से किया है कि अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अध्ययन करने में सहकारी किसे कहा जाएगा? जो अग्नि को सहकारी कहा जाए। जैसे शीतकाल में अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अध्ययन में अग्नि के सहकारी पने की भांति। माने वो अग्नि का सहकारी पना बताया जा रहा है कि वास्तव में अग्नि ने क्या किया पढ़ाने के लिए? कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी अग्नि को सहकारी कहा जाता है। ऐसे ही काल द्रव्य जबरदस्ती किसी द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन जब जब किसी भी द्रव्य में परिवर्तन होता है
तो वहाँ काल द्रव्य सहकारी रूप से उपस्थित होता ही होता है। ये काल द्रव्य का सहकारीपन बात ख्याल में आती है। शीतकाल में अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अध्ययन में अग्नि के सहकारी पने की भांति पदार्थ परिणति में जो सहकारी पना है, पदार्थ परिणति में माने प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में जो सहकारी पना है उसे वर्तना कहते हैं। यह वर्तना जिसका लक्षण है वह वर्तना लक्षण वाला कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है। निश्चय काल तो वास्तव में वो जो कालाणु है वह अपने आप में काल द्रव्य है। ठीक है, तो कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है, माने काल द्रव्य की सत्ता है, ऐसा यहाँ पे बताना चाहते हैं। माने काल द्रव्य कोई इमेजिनरी वस्तु नहीं है, वो काल द्रव्य की सत्ता है, वो कालाणु विद्यमान है। जैसे पुद्गल द्रव्य है, वो उसकी सत्ता हमें एकदम ख्याल में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये माइक हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें एकदम ख्याल में आ जाता है कि हाँ इसकी सत्ता इस जगत में है। लेकिन जब समय की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो कोई इमेजिनरी वस्तु है, या हमने वो बना लिया है कि भाई इतनी 60 सेकंड होंगे तो 1 मिनट हो जाएगा, वो मिनट में 60 मिनट होंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। माने ये इमेजिनरी वस्तु है, लेकिन ये इमेजिनरी वस्तु नहीं है, काल्पनिक नहीं है, वो कालाणु की अपनी सत्ता है। जैसे जीव है, पुद्गल है, ऐसे ही वो कालाणु भी एक द्रव्य है और वो निश्चय काल। माने निश्चय काल क्यों कहा कि जो वास्तव में काल द्रव्य है उसको काल द्रव्य कहा जा रहा है, ये उसका निश्चय काल पर है। वर्तना लक्षण वाला कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल, माने वो निश्चय काल का, माने वो जो काल द्रव्य है उसका लक्षण क्या है कि वर्तना लक्षण है। माने अन्य द्रव्यों के परिणमन में, वर्तने में वह काल द्रव्य सहायक होता है, ये उसका वर्तना लक्षण। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो व्यवहार काल और निश्चय काल। निश्चय काल माने प्रत्येक द्रव्य स्वयं की योग्यता से ही परिणमन करता है और उस परिणमन करने में जो सहकारी रूप से होता है उसे काल द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, माने काल द्रव्य जबरदस्ती पकड़ के परिणमन नहीं कराता है, लेकिन जब जब किसी वस्तु में परिणमन होता है तो उसमें सहायक कौन कहा जाएगा? काल द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है इतना? चलिए, समय तो अपना हो गया है। अब इस प्रकार व्यवहार काल और निश्चय काल का स्वरूप हुआ। अब इसके आगे कुछ प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं काल द्रव्य के संबंध में, वो भी बहुत रोचक प्रश्न यहाँ पे खड़े किए गए हैं और उनका समाधान भी फिर यहाँ पे दिया जाएगा। तो उसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे सामान्य जो व्यवहार काल और निश्चय काल का स्वरूप है वो अभी हमने देखा है। कल प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो और चर्चा आने वाली है उसको अपन पूरा करेंगे। अविनाशी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। नंबर 56 नंबर 56 नंबर 56 निकाल लेते हैं।